हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 9 में आज मैं आपको बताऊंगा संकुल यौगिकों में समव्यवता। संकुल यौगिकों में जो समव्यवता बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में, उन्हीं को मैं आपको है ना यहाँ पे समझाने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आयनीकरण समव्यवता, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आ जाएगा आयनीकरण समव्यवता पर टिप्पणी, या हाइड्रेट समव्यवता आ जाएगा, या आपको पूछ दिया जाएगा बंधन समव्यवता या सहसंयोजी समव्यवता। तो ऐसे कुछ 4-5 ऐसे समव्यवता हैं जो कि इजी हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आपको करना है। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका समव्यवता है वो आयनीकरण समव्यवता है। तो स्टूडेंट, आयनीकरण समव्यवता में होता क्या, देखिए आयनीकरण समव्यवता, पहले समव्यवता आप समझें कि आपका जो सूत्र है यानी रासायनिक सूत्र समान रहे, अणुसूत्र समान रहे, किंतु उसका संरचना सूत्र बदल जाता है, तो एक दूसरे के समव्ययी कहलाते हैं और जो इसमें गुण होता है वो समव्यवता कहलाता है। सूत्र वही रहेगा, अणुसूत्र वही रहेगा, है ना। तत्व परमाणु अणु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके जुड़ने का जो क्रम है वो बदल जाए, अर्थात उनकी संरचना यदि बदल जाती है तो स्टूडेंट वो कहलाता है क्या, समव्यवता, और एक दूसरे के वो समव्ययी कहलाते हैं। तो ये जो पहला है आयनीकरण समव्यवता में, इसमें आयन अदला बदली करेंगे। जैसे आपके पास 2 आयन है किसी संकुल यौगिक में, है ना, वो एक दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लें, तो जो समव्ययी एक दूसरे के होंगे वो आयनीकरण समव्ययी होंगे, और जो इनमें समव्यवता होगा वो आयनीकरण समव्यवता होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझें, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है और यहाँ पर ब्रोमीन लिगेंड है और सल्फेट ऋणात्मक भाग है। अब इसमें सल्फेट अंदर आ जाए और ब्रोमीन बाहर चला जाए, सल्फेट अंदर आ जाए ब्रोमीन बाहर चला जाए, तो सूत्र में जो अणुसूत्र है, अर्थात जितने ब्रोमीन है जितने सल्फेट है उतने ही है, किंतु इनका जो संरचना वो बदल जाएगा, इनका जो रासायनिक गुण है वो बदल जाएगा। भले ही आपके अणुसूत्र समान है किंतु इनके रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो समव्यवता होती है उसे आयनीकरण समव्यवता कहते हैं। तो इसको देखें, संकुल आयन के अंदर स्थित समूह या बाहर स्थित आयनों के बीच यदि समूहों का परस्पर परिवर्तन होता है तो आयनीकरण समव्यवता उत्पन्न होती है। और इस प्रकार यौगिक जिनका संगठन तो समान है परंतु विलयन में अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं आयनिक समव्ययी कहलाते हैं। मतलब जिनके कारण ये उत्पन्न होता है उसे आयनिक समव्ययी कहेंगे, लेकिन इस प्रकार की समव्यवता को आयनीकरण समव्यवता कहते हैं। मतलब संकुल के अंदर बाहर उपस्थित आयनों के बीच स्थानांतरण होना ही आयनीकरण समव्यवता कहलाता है। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, बस आप एक बार माइंड में कंसेप्ट करो, इमेजिन करो, इसे इमेज बनाओ कि हाँ 2 कंपाउंड हैं, एक में आपका सल्फेट बाहर है और दूसरे में उसको हमने अंदर कर दिया। अच्छा, अंदर आया तो कुछ ना कुछ तो बाहर जाएगा, तो ब्रोमीन को हमने बाहर कर दिया। ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे कि एक आयन अंदर से बाहर और बाहर का आयन अंदर आया, तो जब आयनों का स्थानांतरण हुआ तो आयनों के स्थानांतरण से जो समव्यवता उत्पन्न हुई उसे आयनीकरण समव्यवता कहते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, संकुल यौगिक है, इनमें आयनों के बीच स्थानांतरण हो गया, है ना, एक दूसरे के स्थान पर ग्रहण कर ली। जैसे यहाँ पे सल्फेट हो गया, ये ब्रोमीन इधर चला जाए, तो जब आयनों के आदान प्रदान से आयनों का जब स्थानांतरण हो जाता है उसे हम कहते हैं आयनीकरण समव्यवता। क्लियर। दूसरा देखें भाई साहब, हाइड्रेट समव्यवता। हाइड्रेट में क्या होता है कि जो आपका एक्वा समूह होता है, मतलब पानी, उसके स्थानांतरण से इस प्रकार की समव्यवता उत्पन्न होती है। जैसे यहां पर देखें कि यहां पर क्रोमियम है, हेक्सा एक्वा क्लोराइड है, मतलब 3 क्लोरीन जुड़े हुए, 3rd क्लोराइड। यहां पर यदि देखा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड होगा इसका, ठीक है। आईयूपीएसी नामनक्लेचर है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि आप लोग देखेंगे, नहीं देखोगे तो प्लेलिस्ट में देख लेना। तो यहां पर देखिए हाइड्रेट समव्यवता है, मतलब जो आपका एक्वा अणु है, मतलब जल का जो अणु है जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर विस्थापित हो रहा है। अब इसके विस्थापन से क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रकार से समव्ययी उत्पन्न होते हैं। तो जब जल के अणु लिगेंड के रूप में उपस्थित हो और वो आयनों के साथ विस्थापित हो, मतलब जैसे यहां पर ऋणात्मक भाग है और ये धनात्मक भाग है, तो जब जल के अणु है ना क्या होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग रूप से संरचना प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार की जो समव्यवता उत्पन्न होती है उसे हाइड्रेट समव्यवता कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए कि यहां पर Cr है
H2O का होल 6 है Cl3, ये बैंगनी रंग देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक H2O बाहर हो जाता है तो इसका रंग बदल जाता है, हरा रंग हो गया। फिर स्टूडेंट यहां पर एक H2O था, इसके बाद यहां पर आप 2 H2O कर दें, यहां पर 2 H2O, तो गहरा हरा रंग हो गया, समझ रहे ना। तो ये पहला था आपका बैंगनी रंग, दूसरा हो गया आपका हरा रंग, और तीसरा हो गया गहरा हरा रंग। तो थोड़ा सा देखिए कि किसी उपसहसंयोजी यौगिक में जल उदासीन लिगेंड या क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित रह सकता है। अतः उन यौगिकों में जिनका संगठन तो समान परंतु जल के अणुओं की संख्या लिगेंड के रूप में, ठीक है, या केलासीय जल में अणुओं के रूप में अलग अलग होता है, तो हाइड्रेट समव्यवस्था पाई जाती है। कुल मिलाकर आप समझें, जल के अणुओं के विस्थापन से जो समव्यवी उत्पन्न होते हैं उन्हें हाइड्रेट समव्यवी कहते हैं, और इससे जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है स्टूडेंट उसे हाइड्रेट समव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेट समव्यवस्था सिंपल है। आशा और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज यार पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि सभी समव्यवस्था आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, बंधन समव्यवस्था। अब ये जो बंधन समव्यवस्था आप पढ़ने वाले हो ये उभयदंतुर लिगेंड से संबंधित है। जैसे एक आपके पास लिगेंड है, उसमें दाता परमाणु एक ही है, लेकिन कुछ और भी उसके पास उपस्थित है जो दे सकता है, जो वहां पे इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो जब दाता परमाणु में है ना, देने वाले परमाणुओं की जो स्थिति है वो बदल जाए, जैसे यहां पर नाइट्रो समूह है, फिर ये नाइट्रेटो हो गया, यहां पर जो देने वाला है वो दाता परमाणु N है, लेकिन अब यहां पर उसी अणु में ही O आपका जो है दाता परमाणु हो गया। मतलब दोनों के सूत्र समान हैं लेकिन उनके गुण बदल जाते हैं। उनमें जो आपका लिगेंड है, एक ही लिगेंड दो प्रकार से दाता परमाणु उपस्थित दे देता है, अर्थात उभयधर्मी लिगेंड के रूप में काम करने लगता है। उभयधर्मी मतलब दो प्रकार से, समझ रहे हो ना। जैसे यहां पे नाइट्रो समूह, यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, और यहां पर ONO में ऑक्सीजन केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो उभयधर्मी लिगेंड कहला गए। तो यहां पर देखिए कुछ लिगेंड उभयधर्मी होते हैं जिनमें दो प्रकार के परमाणु होता है, उनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब दो प्रकार का परमाणु है जो कि उनमें से कोई भी दे सकता है। तो इस प्रकार एक ही लिगेंड में केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस प्रकार जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है उसे बंधन समव्यवस्था कहते हैं। मतलब बंध अलग अलग हो गया। अभी NO2 में दूसरा बंध था, अब बंध चेंज हो गया तो ONO बन गया। ONO में ऑक्सीजन दाता परमाणु कहलाया, अभी जबकि NO2 में नाइट्रोजन दाता परमाणु था। तो जब दाता परमाणु ही बदल जाए तो जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है उसे बंधन समव्यवस्था कहते हैं। क्लियर, चीजें समझ गए ना। चलिए अगला देखें, सहसंयोजी समव्यवस्था। जब धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुल आयन होते हैं, क्या बोला हमने, धनायन ऋणायन दोनों संकुल आयन, मतलब इधर ये धनात्मक भाग और इधर ऋणात्मक भाग दोनों संकुल आयन है। तो धन आयन एवं ऋण आयन के बीच लिगेंड के परस्पर परिवर्तन से उत्पन्न समव्यवस्था उपसहसंयोजी समव्यवस्था कहलाती है। समझ गए। अब समझिएगा, ये आपका धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग, दोनों के दोनों क्या है, संकुल यौगिक है। अब इसमें ही लिगेंड बदल जाए, जैसे यहां पर क्रोमियम है ना, क्रोमियम के साथ अमोनिया जुड़ जाए। देख लो, पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, अब किसके साथ जुड़ गया, क्रोमियम के साथ अमोनिया जुड़ गया। यहां पर कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, अब कोबाल्ट के साथ साइनो समूह जुड़ गया। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों के दोनों संकुल आयन है, संकुल यौगिक हैं, और उनके बीच जब स्टूडेंट लिगेंड परिवर्तित हो जाते हैं तो जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सहसंयोजी समव्यवस्था। ये मोस्ट है, और जितना मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं, इतना आप तैयार कर लोगे ना, काफी है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयार करते चलिएगा, ठीक है, जितना मैं कराता हूं। और हाँ, इसका यदि PDF नोट्स आपको परचेस करना है तो बस 9685299149 पर संपर्क कीजिए, मात्र आपको लो कॉस्ट पर, है ना, इसके PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये हो गया सहसंयोजी समव्यवस्था। अब एक और समव्यवस्था पूछा जाता है, वो है प्रकाशिक समव्यवस्था। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रकाशिक समव्यवस्था, जो कि ज्यामितीय या त्रिविमीय समव्यवस्था का प्रकार है। त्रिविमीय समव्यवस्था का प्रकार है प्रकाशिक समव्यवस्था। देखिए, ज्यामितीय समव्यवस्था भी कभी कभी आ जाता है। तो ज्यामितीय समव्यवस्था में क्या होता है, ज्यामिति बदल जाए,
मतलब उसकी आकृति ही बदल जाए, उसमें लिगेंड के क्रम बदल जाए तो ज्यामितीय समव्यवस्था है। लेकिन प्रकाशिक समव्यवस्था आपको मैं है ना बता रहा हूं प्रकाशिक समव्यवस्था कैसे याद करना है। तो ये रहा प्रकाशिक समव्यवस्था। अब देखिए प्रकाशिक समव्यवस्था केवल एक सिंपल है, जैसे दर्पण रख दो उसका प्रतिबिंब बन जाए, यानी ऐसे दो यौगिक जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, वो जो मतलब जो यौगिक होंगे वो समावयवी प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे, और इनमें जो समावयवता होता है उसे प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। मतलब दो यौगिक हैं, उनके बीच यदि हम दर्पण रख दें तो एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाए, समझ रहे ना। तो देखिए इस प्रकार की जो समव्यवस्था है ऐसे दो समान यौगिकों में पाई जाती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ऐसी समव्यवस्था असम्मित के कारण उत्पन्न होती है, इसे हम प्रकाशिक समव्यवस्था कहते हैं। डायग्राम बन गया, ठीक है। ये 5 ही समव्यवस्था जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से, ठीक है। अभी और आपका क्वेश्चन है कि कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, और फेरोसीन क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको मैं आपको कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो ये छोटा सा वीडियो है, और आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये सारे समव्यवस्था आप अच्छे से तैयार कर लो, और इसी प्रकार वीडियो लाता रहूंगा। जल्दी आपको कार्बनिक रसायन भी पढ़ाना है ना, उसका भी वीडियो आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयार करते रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।